हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। टीएएफ जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए आप किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे उसका स्टेप बाय स्टेप तरीका जानने के लिए वीडियो आप पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए आपको सबसे पहले साला दर्पण का जो स्टाफ विंडो है उसे ओपन करना है। तो कोई भी आप ब्राउज़र ओपन कर लें और उसमें साला दर्पण स्टाफ लॉगिन सर्च करें, या स्टाफ लॉगिन भी आप सर्च कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे सर्च रिजल्ट आ रहे हैं उनमें से आप ओके कर सकते हैं, और जो सर्च रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं उनमें से हमें जाना है स्टाफ विंडो के अंदर। तो यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से स्टाफ विंडो ओपन हो जाती है, और यहाँ पे कॉर्नर पे लॉगिन के लिए यहाँ पे एक बटन है, उस पर हमें प्रेस करना है। स्टाफ लॉगिन बटन पर जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो स्टाफ लॉगिन विंडो ओपन हो जाता है, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है स्टाफ लॉगिन। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसकी पहचान है कि स्टाफ लॉगिन है। ये स्टाफ लॉगिन में यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन करना है। तो चलिए हम ये लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपके पास यूज़र नेम या पासवर्ड नहीं है, या आप कोई इसको भूल गए हैं, तो इसके लिए आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके भी इसे रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने का तरीका आप जानने के लिए हमारे चैनल पर कोई वीडियो होगी, उसे आप देखकर भी जान सकते हैं। अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्टर का जो लिंक है इस पर क्लिक करके आप पहली बार रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसमें अपने आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर लेते हैं। स्टाफ विंडो में सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेने के बाद इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस हमें प्राप्त होता है, और यहाँ से हम जो कार्य करने वाले हैं वो हमें क्लिक करना है इन 3 लाइनों पर। इन 3 लाइनों पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ मेनू ओपन होते हैं, और उनमें से हमें जाना है फॉर्म्स। ये जो फॉर्म्स है इसके यहाँ पे जो ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें यहाँ पे टीएफ ओपन होता है, और इस पर हमें जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है इसके लास्ट में कॉर्नर पे दिया हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे एक टीएफ टीचर फॉर्मेट सीजन 2020-21, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद जो आपका टीएफ है वो भरने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपने पहले से अपना ईमेल, मोबाइल नंबर और आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है तो सबसे पहले वो विंडो ओपन होगी। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो इस प्रकार से एक ऑथेंटिकेशन विंडो यहाँ पे ओपन होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी डिटेल्स वेरिफिकेशन। तो यहाँ जो सबसे पहले वेरिफिकेशन किया जाना है वो आधार का है। यहाँ पे अगर ये ग्रीन बटन है तो इसका मतलब आपने आधार को ऑथेंटिकेट कर दिया है। अगर ये ग्रीन नहीं आ रहा है तो इसमें कुछ एरर है, नाम में मिसमैच हो सकता है, फॉर्म नंबर 10 और आपके आधार के डाटा में कुछ मिसमैच है, उसको आपको सही कराना होगा। तो जो भी सही कराने का कार्य है वो आपका यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और अगर केवल उसका अंतर है, नाम में स्पेस का अंतर है, तो वो आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर और कोई अंतर है और नाम चेंज किया जाना है साला दर्पण पर, तो उसके लिए हेल्प डेस्क मॉड्यूल पर एक टिकट जनरेट करना होगा, और वहाँ पे आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी अपने अधिकारी के द्वारा। अगर आधार में डाटा में कुछ मिस्टेक है तो वो आधार की वेबसाइट द्वारा किया जाना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे जो ये नॉट वेरीफाइड का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद एक OTP जाएगा उस मोबाइल नंबर पर, वो यहाँ पे हमें दर्ज करके और सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद ये वेरीफाई होकर के ग्रीन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमें लिखना है। ईमेल एड्रेस अगर आपको पता नहीं है तो आप अपना ईमेल एड्रेस कैसे लिखेंगे वो हम अभी इस वीडियो में बता देते हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल का जो जीमेल है या ईमेल कोई भी है वो आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ कॉर्नर पे जो देख रहे हैं आइकन, इस आइकन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं, और नोट करके इसे हम वहाँ पे हम लिखेंगे, और ईमेल जो है वो इसी पर ही यहाँ पे आना है। कई बार ईमेल वहाँ से, ईमेल का जो OTP है वो वहाँ से सेंड किया हुआ बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें वो शो नहीं होता है। तो इसे हम यहाँ जो स्पैम फोल्डर है इस पर क्लिक करके यहाँ भी चेक करके देख लें कहीं वो स्पैम में भी तो नहीं आ गया। कई बार वो जो मेल है वो OTP जिसमें आया हुआ होता है वो स्पैम फोल्डर के अंतर्गत चली जाती है, तो यहाँ से स्पैम फोल्डर में भी आप चेक कर लें कहीं वो इस फोल्डर में तो नहीं आई है।
तो आप वहाँ से जो ईमेल नोट करके लाएँ उसे यहाँ पे दर्ज कर दें, और दर्ज करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देंगे और ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ सबमिट करके और एंटर करके यहाँ पे हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ये पूरा डिटेल्स, ये तीनों जो स्टेप्स हैं वेरिफिकेशन के, आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल, इनको आप वेरीफाई कर लेंगे, तब आप टीएफ का अगला चरण पूरा करेंगे। तो इसको वेरीफाई करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा वो देखते हैं। जब आप उनको वेरीफाई कर लेंगे, आधार, मोबाइल और ईमेल को, तब आपको दोबारा से इन्हीं 3 लाइनों पर क्लिक करना है और यहाँ से फिर जाना है फॉर्म्स के अंदर, और फॉर्म्स के अंदर ये जो टीएफ है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक नीचे लिंक खुलता है टीएफ टीचर फॉर्मेट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम उसे ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे शिक्षक मूल्यांकन पत्र 1 जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक के लिए ओपन हो जाता है। यहाँ पे अपन जो अपनी डिटेल्स हैं उन्हें एक बार वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने संस्थान प्रधान के रूप में कार्य संपादित किया है। यदि किया है तो यस यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो नो, ये यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, इसे हम आगे रहने देंगे और इसे सत्यापित बटन पर हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें अगला स्टेप ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हमें भाग 1 जो भी यहाँ पे ओपन हो रहा है वो हमें वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय, यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2020-21 में मैपिंग किए हुए विषय प्रदर्शित होंगे। तो ये शाला दर्पण का जो ऑफिस लॉगिन है या स्कूल लॉगिन है, वहाँ से जो सब्जेक्ट मैपिंग किए हुए हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। अगर इन सब्जेक्ट में या क्लास में किसी प्रकार का अंतर है जो आपसे संबंधित नहीं है, क्लास या सब्जेक्ट, तो आप अपने शाला दर्पण प्रभारी से या संस्था प्रधान से संपर्क करके इस बारे में अवगत कराएंगे कि इन विषयों में यहाँ पे ये मिसमैच है जो मुझसे संबंधित नहीं है, तो वो उसे आपके जो भी सही डाटा होंगे उसके हिसाब से उसे चेंज कर देंगे। अगला स्टेप इसमें आता है विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, इसको आप वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से हमें ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है आपकी भौतिक उपस्थिति विद्यालय में कितनी रही है। तो अगर 60% से कम है तो ये, 60 से 80 है तो ये, और 81% से अधिक है तो ये विकल्प हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें जानकारी देनी है अन्य विभाग में संस्था में प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पर आप रहे हैं या नहीं रहे। अगर आप रहे हैं तो यहाँ से हाँ सेलेक्ट कर लेंगे, कारागृह की प्रतिनियुक्ति कहीं नहीं रही है तो यहाँ से नहीं सेलेक्ट करके हमें आगे बढ़ना है। अगर आप यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करते हैं तो हमें उन प्रतिनियुक्ति के या शैक्षिक या गैर शैक्षिक कार्य जो दिवस, जिन जिन दिवसों की प्रतिनियुक्ति कहीं अन्य कार्यालय में और ऑफिस में रही है वो संख्या यहाँ पे अंकित करनी है। इनमें से ये शैक्षिक गतिविधि के दिन हैं और ये गैर शैक्षिक कार्यों के दिन, ये दोनों भरना है। ये भरना कब है? जब यहाँ पे आपको हाँ सेलेक्ट किया हो जाओगा या आप प्रतिनियुक्ति पर हैं, नहीं सेलेक्ट किया है तो ये आपको 0 भर के आगे स्क्रॉल करना है। फिर कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मानदंड अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। तो ये आपको स्वयं रेटिंग देना है। 1 औसत से कम है, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। तो जो भी यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं उनके रिगार्डिंग आपको उनके सामने का जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है उसमें आपका अंक अंकित करना है। इसमें 1 न्यूनतम अंक है और 5 अधिकतम अंक है। तो आप जो भी बिंदु है उसके अनुसार आपको अंक इस टेक्स्ट बॉक्स में अंकित कर देना है। और इन सभी में ये 15 हैं और सभी में अंकित करके आपको आगे इसको बढ़ना है। आगे के 0 जो लिखे हुए हैं इसमें आपका जो नियंत्रण अधिकारी है वो अगले स्तर पर इसको आपको मूल्यांकन के अंक इसमें अंकित करेगा। तो यहाँ पे शिक्षक संस्था प्रधान के रूप में संसूचित होगा संस्था प्रधान द्वारा दी गई ग्रेडिंग। तो यहाँ पे ये ग्रेडिंग अभी ही आएगी क्योंकि ये 0 से 15% के अंतर्गत, इसको आप निश्चिंत रहें। क्योंकि ये क्यों आ रहा है पे, इसका कारण क्या है कि अभी जो ये ग्रेडिंग है संस्था प्रधान द्वारा ये दी नहीं गई है, और जब ये दी जाएगी तब इसमें ग्रेडिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट होगा। तो ये ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब इसमें अंक दिए जाएंगे तो ये अपने सही स्तर पर या सही रेटिंग पर आ जाएगा। इसके बाद संस्था प्रधान के कार्य का नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन। तो ये औसत से कम, औसत, बहुत अच्छा, और ये आप सेलेक्ट किया जाना है नियंत्रण अधिकारी द्वारा। और इसमें हमें यहाँ तक भरने के बाद सेव इन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे शो होता है और एक स्तर इसका पूरा हो चुका है, भाग 1, और इसे ओके कर देंगे। अभी हमें फाइनल लॉक नहीं करना है। इसके बाद जो अगला भाग है वो यहाँ पे ओपन हो गया है, जिसमें आपको महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ जो हैं, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को आपको घटने के क्रम पर लिखना है। यानी कि जो सबसे बड़ी चुनौती आपको लगती है उसे आपको 1 अंक देना है, उससे छोटी को 2 अंक, और उससे कम जो चुनौती महसूस होती है उसको 3 अंक देना है।
तो यहाँ से आप जो भी चुनौतियाँ आपको लगे हैं, बच्चे की अनियमितता, अभिभावक का सही हो, उनको आप 1, 2, 3 की ग्रेडिंग देंगे, केवल 3 में। इसमें 9 दिए हुए हैं, उनमें से आप जो भी आपको सर्वाधिक कठिनाई वाली समस्याएं लगती हैं उन पर आप 1 से 3 तक की ग्रेडिंग देंगे। 1 अधिकतम या सबसे बड़ी समस्या के लिए, 2 उससे कम, और 3 सबसे छोटी समस्या के लिए आपको देना है। आगे आप पढ़ेंगे शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को आप आवश्यकता के अनुसार घटते हुए क्रम में वरीयता देंगे। जैसे कि सर्वाधिक आवश्यकता वाले को 1, उससे कम वाले को 2 और उससे कम वाले को 3। यानी कि अगर आपको प्रशिक्षण कराया जाएगा तो वो कौन सा प्रशिक्षण आप करना चाहेंगे जो सबसे अधिक वरीयता है इसकी। तो यहाँ से आप शिक्षण कौशल, व्यक्तित्व विकास, विज्ञान गणित जैसी कुछ बिंदु हैं, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट किया है विद्यालय प्रबंधन का प्रशिक्षण हमें चाहिए तो 1 नंबर, और सबसे अधिक वरीयता जिसको आप पसंद करते हैं उसे 1 और उससे कम 2 और 3 नंबर देना है। तो ये भी केवल 3 ही वरीयता आपको देनी है, बाकी को 0 ही छोड़ देना है। शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें। तो यहाँ से आप ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं, चेक बॉक्स, इनमें से आपको अपने कार्य के बारे में यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी एप्लीकेबल है उस चेक बॉक्स पर टिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उसे आप ब्लैंक ही छोड़ देंगे, उसे आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ तक ये भाग दूसरा फिल हो जाता है और हमें इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देना है। तो इस प्रकार से डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। तो ये दूसरा भाग भी हमने सफलतापूर्वक सेव कर लिया है। तो ओके बटन प्रेस कर देंगे और इस प्रकार से ये क्लोज हो जाएगा। फिर इसका अगला भाग यहाँ पे ओपन होता है, जिसमें हमें जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 जिन प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया है, जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण अंकित करना है। तो यहाँ से क्रमांक और पहले से हमें जो कॉलम नंबर 2 दिया हुआ है प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम हमें ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है, और तीसरे में प्रशिक्षण का अलग अलग प्रारंभ का दिनांक, वो कितने डेट से वो प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है, और अगले में प्रशिक्षण की अवधि कितने दिन का प्रशिक्षण था, और प्रशिक्षण में अजीब भूमिका क्या थी। तो यहाँ पे कुछ कोड दिए हुए हैं भूमिका के लिए कॉलम नंबर 5 में। तो यहाँ से आप अगर प्रधानाध्यापक शिक्षक के लिए हैं तो 1, प्रधानाध्यापक 2, प्रशिक्षक के 3 और सामग्री निर्माता के लिए 4। तो यहाँ से आप वो कोड सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे जिस भी भूमिका में आपने प्रशिक्षण में भाग लिया है। तो अगला है 6, प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु, क्या क्या उसके मुख्य बिंदु हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे कि निष्ठा का है, लर्निंग का है या ICT का है, जो भी होगा वो आप यहाँ से इस बॉक्स में लिख देंगे और वो आपको लिखना है। अगला है प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता, उस प्रशिक्षण को किसने स्पॉन्सर किया है या किसके द्वारा वो आयोजित की गई है वो हमें भरना है। तो आते कॉलम नंबर 7 के लिए यहाँ से कुछ हमें निर्देश दिए गए। कॉलम नंबर 7 के लिए अगर वो प्रशिक्षण डाइट द्वारा किया गया तो 1 भरना है, समग्र शिक्षा द्वारा 2, और RSCERT द्वारा किया गया तो 3, और गैर सरकारी संगठन है तो 4। तो यहाँ से जो भी एप्लीकेबल होगा वो भरेंगे। और यहाँ से प्रशिक्षण की लिस्ट ली हुई है, उसमें से जो भी प्रशिक्षण आपसे एप्लीकेबल है या आपने उसको किया है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन जो प्रशिक्षण है उनको भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने दीक्षा के प्रशिक्षण किए हैं तो वो भी, अगर आप 1 से 5 के लिए करें तो 1 से 5, दीक्षा 6 से 8 के लिए किया तो दीक्षा 6 से 8, और दीक्षा 9 से 12 के लिए किया तो दीक्षा 9 से 12 का यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसका विवरण भी आप भर सकते हैं। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से उस प्रशिक्षण को प्रारंभ करने की डेट आपको यहाँ लिखनी है, और प्रशिक्षण की अवधि कितनी है वो इसको अगले कॉलम में आपको यहाँ पे लिखना है, और इन सभी सूचनाओं को भरना है। भूमिका भरनी है आपको, उसके विषय क्या थे वो भरने हैं, और उसको करने वाली संस्था को आपको भरना है, और उस प्रशिक्षण की उपादेयता या क्या ग्रेडिंग है आपकी नज़र में, प्रशिक्षण कितना उपयोगी या गैर उपयोगी रहा उसकी ग्रेडिंग आपको देनी है। ये इसकी सर्वाधिक उपयोगिता के लिए आप भर सकते हैं, चाहे तो आप कोई भी और भी कोई ग्रेडिंग आप दे सकते हैं। और इन सबको भरने के बाद यहाँ पे जो सेव बटन दिया है इस पर हम क्लिक करेंगे और उसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वो डाटा यहाँ पे ऊपर प्रदर्शित हो जाएगा। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो आप यहाँ से डिलीट बटन के द्वारा भी उसे डिलीट करके पुनः भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने प्रशिक्षण को भरना है, कार्यशालाओं को यहाँ पे अंकित कर देना है। ध्यान रखिए ये आपको जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि में किए गए प्रशिक्षण को यहाँ पे अंकित करना है। कई बार ये प्रशिक्षण आपको यहाँ भरे हुए मिल सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट जो आपका 10 है उससे यहाँ पे है छोटा डाटा। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप इसे स्वयं भी यहाँ पे भरेंगे। अगला बिंदु आ रहा है, क्या आपने कंप्यूटर शिक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, आपने कोई कोर्स किया है RSCIT या और भी कोई प्रशिक्षण जो कंप्यूटर से संबंधित था। तो आप यहाँ से यस कर देंगे ड्रॉप डाउन से।
अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से नो सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और अगला है कृपया पाठ पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली। प्रशासन का जो कार्य व्यवहार है वो शैली वो कैसी है, वो यहाँ पे उसकी रेटिंग आप देंगे 1 से 5 तक, और 5 सबसे अच्छी रेटिंग है और 1 सबसे कम है। तो यहाँ भी जो भी बिंदु हैं उनके सामने उससे संबंधित ग्रेड आप देना चाहें, रेटिंग आप देना चाहें तो आप दे देंगे 1 से 5 तक। 5 इसमें अधिकतम है। और इसको भरने के बाद ये जो भाग है पूरा होता है और यहाँ पे सेव जो बटन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके इसे सेव कर देंगे और डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। इस प्रकार से हमने इसके चारों जो भाग थे उनको हमने बारी बारी से सेव कर दिया है। और अब आप अगर चाहें कि डाटा हमारा कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से .tf फाइनल वाला डाटा लॉग पर भी क्लिक करके इसे लॉक कर सकते हैं। तो लॉक करने से पहले आप ये कंफर्म हो लें कि डाटा जो भरा है वो सही है। एक बार दोबारा से आप इसे चेक कर लें और कंफर्म होने की स्थिति में आप इसे लॉक करें, क्योंकि लॉक करने के बाद आप इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर पाएंगे, अपडेट नहीं कर पाएंगे और फिर आपको इसे अनलॉक करवाना होगा। तो एक बार आप चेक कर लें और ये सेव हो गया है। आप चाहें तो इसे बाद में भी लॉक कर सकते हैं। तो सभी डाटास को एक बार वेरीफाई कर लेंगे और आप चाहें तो सभी भागों को बारी बारी से यहाँ पे क्लिक करके जो नेविगेशन दिया हुआ है भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और 4, बारी बारी से भाग 1 पर क्लिक करके भाग 1 को ओपन करेंगे, उसको चेक कर लेंगे, उसको सेव करके देख लेंगे वो सेव है कि नहीं है। फिर भाग 2 को भी ओपन करके आप चेक कर सकते हैं, उसमें कुछ विकल्प रह तो नहीं गए, उसको एक बार चेक करके इसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। और तीसरा जो भाग 3 और 4 है इसको भी आप क्लिक करके यहाँ से ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे और प्रशिक्षण से कंप्यूटर्स का और ये सब विभागीय कार्य जो प्रशासन का कार्य व्यवहार उसकी ग्रेडिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेटिंग्स, ये सब कुछ ठीक है। और सेव आपने कर दिया, तब कंफर्म होने की स्थिति में आप फाइनल डाटा लॉग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप मैसेज हो रहा है कृपया शिक्षक मूल्यांकन पत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भर दी गई है। एक बार शिक्षक मूल्यांकन पत्र लॉक करने के पश्चात किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन पत्र लॉक करें। तो यहाँ से मैसेज हो रहा है। अगर आप यहाँ से कन्फर्म है कि लॉक करना है तो आप हाँ लॉक करें पे क्लिक करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कमियाँ हैं और भी बदलाव हमें इसमें अपडेशन करना है तो आप यहाँ से इसे कैंसिल करके भी वापस जा सकते हैं। डाटा आपका भरा हुआ सेव रहेगा, आप चाहें तो बाद में भी इसे लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डाटा लॉक हो जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट में जो सेव और अपडेट फाइनल लॉक बटन जो आ रहे थे वो यहाँ से अब गायब हो गए हैं, वो यहाँ पे नहीं है। तो आप केवल उसी स्थिति में लॉक करें जब आपको कंफर्म हो कि इसके बाद कोई बदलाव नहीं करना है। अगर आपने इसको लॉक कर दिया है और आपको लगता है कि उसमें कुछ अपडेट करना है तो आप अपने जो शाला द्रोण प्रभारी हैं, संस्था प्रधान हैं, उनसे इस बारे में रिक्वेस्ट करेंगे अपने PDF को अनलॉक करवाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और प्लीज़ सभी स्टेप्स का फॉलो करें, पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।